हाय एवरीवन। कल का होमवर्क क्वेश्चन जो था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तुरंत देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z सॉरी 2z माइनस एक्स प्लस 5 आयोटा इज दिस। किसी ने इसका आंसर निकाला है क्या? मुझे बताइए। मैं आप ही लोगों से समझूंगा कि आपने कैसे किया है। किसी ने भी इसका सर आंसर? 5 आया था। 5 आया था। ओके, वो तो आपका कल ही आया था, मेरे को याद है। और किसी का आया? सर मेरा भी 5 आया। ओके। एनीवन एल्स? बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। 5 नंबर आपके पक्के। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं, एडवांस का है। तो कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में आपको धीरे 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 समझ में आ रही टर्मिनोलॉजीज क्या है ना, क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर z माइनस 3 - 2 आयोटा गिवन है। तो हम लोग जब भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम बोला जाता है तो आप क्या करते हो, या तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सोचते हो या तो फिर ज्योमेट्री का सोचते हो। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री बहुत अच्छे से विजिबल है ना। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी अपन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको करके बता देता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है ना, वो समझते हैं। इसको मैंने अगर ऐसे लिख दिया -3 और -2 में से माइनस कॉमन ले लिया अगर, तो अंदर क्या आ जाएगा 3 + 2 आएगा बराबर। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए 3 + 2 आयोटा अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या है कि z माइनस जेड नॉट ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कल ही मैंने आपको समझाया था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि z माइनस z1 का मॉड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है z का z1 से डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? जैसे मॉड z का मतलब क्या होता है? z का ओरिजिन से डिस्टेंस। बिकॉज आप इसको ऐसे देख लेते हो z माइनस जीरो, तो आप बोल देते हो कि z का 0 पॉइंट से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, जीरो मतलब 0 + 0 आयोटा, तो इट इज अल्टीमेटली जीरो। तो z का ओरिजिन से डिस्टेंस अपन ने देखा, वो r के बराबर। यहाँ पे z1 लिखा मतलब z का z1 से डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है। अब यहाँ पर हम वही चीज देख रहे हैं कि एक पॉइंट है z, उसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 2 से छोटा है या बराबर है। तो हमने बोला कि अगर बराबर होता तो डेफिनेटली एक सर्कल आता। नहीं, बराबर होता तो एक सर्कल आता। तो देखते बराबर होता तो कौन सा सर्कल आता। बराबर होता तो एक ऐसा सर्कल आता जिसका सेंटर होता 3, 2 पॉइंट। यार ये जो z1 है ना, ये वाला जो पॉइंट z1 है, ये क्या है? ये 3, 2 है पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो एक सर्कल जिसका सेंटर z1 है और जिसका रेडियस 2 है, तो 2 रेडियस का एक सर्कल आएगा। अगर इक्वल टू होता तो कॉम्प्लेक्स नंबर z वुड बी लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस। अगर इक्वल टू का सिंबल होता तो, बट यहाँ पे सिंस इक्वल टू का सिंबल नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है, मतलब z का डिस्टेंस इस सेंटर से 2 से बराबर होना चाहिए या छोटा। छोटा डिस्टेंस तो अंदर भी मिल जाएगा। तो मतलब इस सर्कल के अंदर का कोई भी पॉइंट अंदर का या फिर सर्कमफेरेंस का आप z मान सकते हो। फिर आपको बोला है कि ये निकालना है। इसको निकालने के दो तरीके मेरे पास। पहला है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, बड़े आराम से आंसर आएगा। आप लोगों को कल सिखाया भी था, आप कर लेना। इसका मॉड प्लस इसका मॉड, और उस तरफ क्या आएगा? दोनों के मॉड का डिफरेंस, है ना। और z का मॉड आप लोग निकाल सकते हो। मैं आप ही से पूछूंगा कि z का मॉड कैसे निकालेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब आपको ये कैलकुलेट करना है। इसको कैसे रीड करेंगे प्लीज हर कोई देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर z का इस पॉइंट से डिस्टेंस 3, - 5/2 से डिस्टेंस। तो अब बताओ 3, - 5/2 कहाँ आएगा? 3 तो यही वाला पॉइंट आ रहा है ना। तो 3 यहीं कहीं आएगा, और 2.5, 5/2 मतलब 2.5 लगभग यहीं कहीं आएगा रफली। नीचे ना -2.5 थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो दिस पॉइंट विल बी 3, -2.5। इज दैट ओके? और ये क्या है? 3, 0 लिखा हुआ। अब आपको बोला गया है कि z कहाँ पर है, और आपको बोला गया है कि z का डिस्टेंस आपको, इसका मतलब समझो, z का डिस्टेंस इस पॉइंट से आपको निकालना है और उसका डबल लेना है। तो z क्या है? इस सर्कल के अंदर लाई करने वाले कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स। वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स और सर्कमफेरेंस पर लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स, उन सब का वैल्यू z हो सकता है। सब के सब z हो सकते हैं ना, ऑल ऑफ देम कैन बी z।
ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जो इस सर्कल के अंदर हो या सर्कल के ऊपर हो, और उनमें से कोई भी पॉइंट चूज करना जिसका इससे डिस्टेंस आप निकाल सको, और आपको उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, मिनिमम वैल्यू। तो आप मुझे बताओ कि ये सर्कल के ऊपर या अंदर कौन सा पॉइंट ऐसा चूज करूं जिसका इस ब्लैक वाले पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस आएगा, कम से कम छोटे से छोटा डिस्टेंस आएगा। सोच के देखो। 3,0। हाँ, यही वाला पॉइंट ना, यही तो सबसे नजदीक है इसके। थोड़ा भी अगर इधर उधर जाओगे तो वो डिस्टेंस बड़ा आने लगेगा। तो ये वाला डिस्टेंस अपना आंसर है, दिस इज योर आंसर। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो आप आराम से बता सकते हो कितना आएगा, ये 0 से 2.5, दिस इज 2.5 डिस्टेंस। तो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस जो आएगा वो बताना था, तो मिनिमम वैल्यू का डबल करना है अपने को, तो 2.5 का डबल दैट इज 5। बच्चा इसके लिए पेन भी नहीं उठाएगा, पेपर में अगर सॉल्व करेगा तो उसके लिए पेन भी नहीं उठाएगा, डायरेक्टली बस एक बार फोटो इमेजिन करेगा या फोटो बनाएगा, फिर उसके बाद आंसर। मतलब 5 नंबर आपको लिटरली 30 सेकेंड्स में मिल सकते हैं। अगर आपको इसको मेथड नंबर 1 से करना है विच इज जियोमेट्री, अद्वैत ने मुझे कल मेथड नंबर 2 बताया था, है ना, कि आप सर ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कर, बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से एकदम अलग सोचूंगा, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे। तो 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा का मॉड्यूलस, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास और बीच में माइनस का साइन है, सो आई कैन राइट इट एज, ऐसे लिख सकता हूँ 2z माइनस कॉमन ले लेता हूँ और 6 माइनस 5 आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा मुझे बताइए कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का सम। एक और कर सकते हैं सर। ओके बताइए, यहाँ पे हाँ सर, डिफरेंस जो है। ऊपर में जो गिवन इनइक्वालिटी थी ना, हाँ, तो उसी को इसमें लिख सकते हैं हम लोग, 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा और प्लस 9 आयोटा कर सकते हैं। नहीं समझा मैं, फिर से बताओ कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, नहीं वो नहीं सर, जो गिवन इनइक्वालिटी है ना, ये z वाला। माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, हम्म, हाँ, तो उसी में जो दूसरा जिसका हम लोग को मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, उसमें से अगर हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो फिर z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा। 5/2 है ना, आप नहीं चाह रहे ये हो वाला कि, नहीं, मैं मेथड 2 का ही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, हाँ, कर लिख के बताता हूँ, z माइनस 3 माइनस 2 2 आयोटा। आयोटा प्लस 9 आयोटा। वो अच्छा 2 को अंदर रखो सर। ऐसा, नहीं, वो जो 2 बाहर निकाला है ना मॉड्यूलस से, उसको अंदर लिख अच्छा लो। उसको अंदर लिखना चाह रहे हो, 2 टाइम्स ये ऐसा। हाँ, पूरा नहीं, हाँ वहां तक, पूरा माइनस 2 आयोटा तक बस। यहाँ तक बोल रहे हो ताकि -4 हो, अच्छा ठीक, हाँ, समझा समझा और समझा। इसको मसाला कह सकते हैं, फिर m से डिनोट करना। इसको हाँ ठीक है, 2 हाँ, मसाला प्लस 9 आयोटा, 9 समझा। आयोटा और उसका मॉडल, हाँ बस सही है। ओके, तो अब कैसे निकालोगे आप इसका मिनिमम, अच्छा तो आपने फिर बोला कि उसको ये तो m 2 के ही है, वैल्यू में, हाँ इसका ये हाँ मसाले का वही, मिनिमम वैल्यू तो 2 है। गुड यार, बहुत अच्छा है। और इसका 9 आ जाएगा। सही है सही है सही है, 9 प्लस, हाँ ठीक है। समझे आप लोग, क्या उसने क्या करा है कि यहाँ पर जबरदस्ती इसको क्रिएट कर दिया है, he just created that thing here। तो अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छा सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो अ गुड सॉल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा दिमाग लगा लिया आपने, तो आपको फोटो भी नहीं बनाना पड़ेगा। खैर ऑल द सॉल्यूशंस आर वेरी इजी। जैसे कि इसमें अब आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो अपने को पता है कि 2 होता है, तो 2 टू 4 माइनस 9 माइनस 5 आएगा, उसका मॉड ले लेंगे अपन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 9 कहाँ से आया। 9 के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 9 के लिए क्या दिमाग लगाना है ना, ही जस्ट ट्राई टू क्रिएट दिस थिंग। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनली क्या था, 2z माइनस 6 प्लस 5, बट क्या बन रहा है 2z माइनस 6 माइनस 4 बन रहा है। अपने को -4 थोड़ी चाहिए, अपने को +5 आयोटा चाहिए। तो हमने जबरदस्ती +5 लाने के लिए 9 आयोटा जोड़ा है। 9 आयोटा को जब आप जोड़ दोगे तो, या फिर ऐसा सोच लो कि उसने क्या करा, इस 5 आयोटा को -4 प्लस 9 लिख दिया, खत्म। ऐसा लिखने से
ये बन जा रहा है, ये क्रिएट हो जा रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, काफ़ी सही है, अच्छा सॉल्यूशन है, नाइस। ठीक है सर, एक बात स्टार्ट से बताओ, N1 से मैं पहले की टाइमिंग्स के अजम्पशन में था। एक बार स्टार्ट से बता, M1 से, मेथड 1 से देख लो, मेथड 1 से मैं फिर से समझा देता हूँ ना, सुन लो। देखो 2 मिनट लगेगा। ये क्या लिखा है, z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब क्या है, वो उसका मॉड है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस 2 से छोटा है। अब ये वेरिएबल है, ये z अपने को पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका 3,2 से डिस्टेंस 2 के बराबर होगा, ऑल विल बी लाइंग ऑन द सर्कल। ठीक है, तो वो जितने भी z होंगे इस सर्कल पर ऐसे लाई करेंगे, जिनका एग्जैक्ट 2 के बराबर आएगा डिस्टेंस। और 2 से छोटा डिस्टेंस किसका आएगा, जो सर्कल के अंदर होंगे उनका 2 से छोटा डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो मतलब ये पर्टिकुलर z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस और मे बी इनसाइड द सर्कल। इस सर्कल के इनसाइड या फिर सर्कमफेरेंस में जितने भी पॉइंट है वो सारे इस z से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बिकॉज रेडियस 2 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बराबर हुआ तो ऑन द सर्कल, छोटा हुआ तो इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो z अपने को क्लियर है क्या है, z है सर्कल के अंदर या फिर सर्कल के ऊपर। फिर आपको बुलाया गया है कि ये निकालो, इसका वैल्यू निकालो। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिखा है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसको फिर से रीड करा, क्या बोल रहा है ये, पॉइंट z का 3 माइनस 2.5 से डिस्टेंस। तो 3 माइनस 2.5 को प्लॉट किया। अब आपको बोला गया है कि z का 3 माइनस 2.5 से डिस्टेंस निकालो मिनिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा, z क्या है, ऑन द सर्कल या इनसाइड द सर्कल, कोई भी पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट आप ले लो जो इस पॉइंट से नजदीक होगा, डेफिनेटली ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला 3,0 दिख रहा है, अपन आँख के अंदर नहीं है ना, हमको दिख रहा है। और दूर का पॉइंट लोगे तो बड़ा डिस्टेंस आएगा, और दूर लोगे तो और बड़ा डिस्टेंस आएगा। आपको छोटे से छोटा डिस्टेंस चाहिए, तो नज़दीक से नज़दीक वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस 2.5 हो जाएगा, है ना। और इस 2.5 का आपको डबल देना है, तो दैट इज 5। ठीक है, मेथड 1 है। मेथड 2 है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से कैसे करेंगे इसको अपन, ऐसे निकालो। अब ये 2z का मॉड, मतलब 2 टाइम्स मॉड z माइनस 6 माइनस 5, इसका मॉड होता है यार, कितना आएगा, 36 प्लस 25, करो यार 36 और 25, कुछ खूबसूरत नंबर आएगा ये, 7 5 11 5 4 6 61, अंडर 61 आ रहा है, तो अच्छा नंबर नहीं आ रहा है यार। क्या मैंने कुछ मिस किया है, मैं देख लेता हूँ। माइनस अगर कॉमन लेंगे अगर अपन, तो 6,5 आएगा, -5 आएगा। ठीक है, बराबर है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, उनके मॉड के डिफरेंस और मॉड के एडिशन, ये कल अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने z का मॉड निकाला, वो अपने को पता नहीं है, वो मैं निकाल दूंगा, आई कैन डू दैट। अच्छा, यहाँ फंस जाएंगे अपन, ये वाला मेथड ना मेरे को एक्चुअली सही नहीं लग रहा है। मैं बताऊँ क्यों। पहली बात तो ये खूबसूरत नहीं आ रहा है, दूसरी बात मॉड z हमें पता नहीं है, मतलब मॉड z मतलब z का ओरिजिन से डिस्टेंस। अब z तो बहुत सारे नंबर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ओरिजिन से अलग अलग डिस्टेंस आएंगे। हालांकि आपको मिनिमम निकालना है तो आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, बट स्टिल ट्रायंगल इनइक्वालिटी से नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, इट्स गुड दैट वी ट्राइड, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल दिस वे। अद्वैत वाला मेथड जो था वो अपन एक तरीके से सोच सकते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ उसको कि मैं जूम से आया हूँ, ठीक है भाई, तुम्हारा नाम भी लिख लेना। 2 कॉमन ले लो, z माइनस 3, सॉरी ऐसा कर लो इसको, टू जेड माइनस 6, और ये 5 को बहुत चालाकी से अपन ने क्या लिख दिया, -4 आयोटा प्लस 5।
-4 आयोटा प्लस 9 आयोटा, ऐसा लिख दिया अपन, ठीक है। 2z -6, तो ये कितना हो जाएगा, -3 -2 आयोटा, कॉमन ले लिया ना 2, प्लस 9 आयोटा। यहाँ पर आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लें, क्योंकि इसका मॉड अपने को पता है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अभी अपन ने एक्चुअली जो क्वेश्चन गिवन था वही बना दिया, z -3 -2 आयोटा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे जो मैंने लिखा, इससे अपना आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, इसको आप प्लीज सॉल्व कीजिएगा। बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, एडवांस में आया था, ठीक है। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। be the set of all complex numbers। फटाफट छापो, टाइम नहीं लगाना। कॉम्प्लेक्स नंबर z, S be the set of all complex number z satisfying mod z -2 plus iota greater than √5 if the complex number z0 if the complex number z0 is such that one upon z0 minus 1 is the maximum of the set मैं नीचे लिख देता हूँ इसमें, is the maximum of the set, और ये रहा set 1 by mod z minus 1। क्वेश्चन देख के तोते उड़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की यही खासियत है, z belongs to S, तो ये पूरा साइकोलॉजिकल केस हो जाता है। देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ of 4 minus z0 minus z0 का बार अपॉन z0 minus z0 बार plus 2i is ठीक है। 4 ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2019 में। जल्दी से इसको कॉपी करो। देखो ये फोटो देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि सर्कल की बात हो रही है, सर्कल के आउटर मोस्ट रीजन की बात हो रही है, लेकिन ऐसा मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। Z be the set of all complex number, S be the set जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बाहर Z0 is such that 1 by Z0 minus 1 is maximum of the set, then the principal argument। इसको एक बार आप खुद से ट्राई करो, है ना, खुद से ट्राई करोगे बहुत मजा आएगा आपको। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। सर वो √5 लिखा है क्या? हाँ, √5, ठीक है। करोगे इसको ट्राई एक बार, है ना, फिर मुझे बताना। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं एक बार और आपको समय दे देता हूँ।
अब अगला हमें पढ़ना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मेरे को ये कल क्लास के स्टार्टिंग में याद दिलाना कि सर आपने होमवर्क दिया था, ठीक है, वरना फिर भूल जाएंगे अपन इसको। अब यहाँ से अपना टॉपिक जो है वो चेंज होने वाला है। हम लोग बहुत सारे लोकस की इक्वेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पढ़ेंगे विच इज स्लाइटली डिफिकल्ट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन याद करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सर्कल की इक्वेशन हमने दो तरीके से पढ़ी अब तक। आंसर बी है क्या? बी मतलब क्या है? -π/2 3π/4 नहीं, 3π/4 नहीं है। आंसर मैं आपको कल ही बताऊंगा, आप लोग कोशिश भी मत करना क्योंकि आप पता तो कर ही सकते हो ना आंसर इधर उधर से। ट्राई करना कि आप ना पता करें, PYQs में बुक में तो आपको मिल ही जाएगा। देखो समझते अब इसको, है ना। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोगों ने ये पढ़ी थी अब तक कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है कि किसी भी पॉइंट z का एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस मतलब मॉड z का z0 से जो डिस्टेंस है वो हमेशा अगर r के बराबर हुआ तो ये z पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है ना, ये वाले सर्कल की जनरल इक्वेशन में लिखने वाला हूं इज, ठीक है, दिल थाम के रखिए, डरे मत, z इंटू जेड बार प्लस a इंटू जेड बार प्लस a बार इंटू z प्लस b इज इक्वल टू 0। लिखते जाओ, दिमाग मत लगाओ। वेयर a is a complex number and b is a real number such that a इंटू ए बार माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लो प्लीज। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये जो सेंटर है, इसका सेंटर ये सर्कल है। पहली बात तो कितनी वियर्ड सी बात है, मेरा तो दिमाग हिल गया था पहली बार जब मैंने देखा ये भी सर्कल है। अरे वाह, पता नहीं कैसा सर्कल है भाई। तो देखते भाई ये कैसे सर्कल आया। क्या होता है ना कि एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि जेईई में क्वेश्चन आता है और आपको वो एकदम घुमा देता है। ऐसा इक्वेशन दे देगा और हमको देखते ही समझ में नहीं आएगा कि सर्कल है। हम कुछ करते रहेंगे और एकदम अंत में छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, फिर पता चलेगा कि ये तो सर्कल था यार। बड़ा इजी इसका इक्वेशन होता है, ठीक है। देखिए इसका सेंटर मैं आपको बताता हूँ। सेंटर ऑफ इक्वेशन 1 is -a and its radius is a into a bar minus b। एक मिनट यार, b माइनस था या a बार? हाँ यही था, ठीक है। मैं आपको सब प्रूफ करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले लिख लो, ठीक है। बहुत आसान है इसका प्रूफ भी, इसको समझना और याद रखना भी बड़ा आसान है, ठीक है। मैं वो भी आपको करवा दूंगा, बट पहले आप लिख लो। और आज अपने दिमाग में एक चीज डाल दो कि जो रेड वाली इक्वेशन है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर क्या है? -a, और इसका रेडियस क्या है? ये वाली चीज। अभी सर एकदम दिमाग चकरा गया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सर्कल है और क्या है। अपन देखते हैं, इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको याद करने के तरीके बताऊंगा। सबसे पहली बात तो सर सबसे सिंपल सर्कल ये होता है, z माइनस z0 का मॉडुलस इज इक्वल टू r। ये समझ में आ रहा है? मतलब z का z0 से डिस्टेंस r के बराबर है, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल।
आप इसको क्या बोल सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर z0 एंड रेडियस r। ठीक है, एंड रेडियस r। क्या करें अपन, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके देखते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब जो प्रूफ करना ना उसके लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा अपने को। और एक और रीजन है स्क्वायरिंग करने का, वो 5 स्टार प्रॉपर्टी अपन यूज कर पाएंगे। जब भी मॉड दिखता है ना तो ऐसा मन होता है कि स्क्वायरिंग करके देख ही लेते क्या होगा। तो इस बार अपन करके देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके सामने, z माइनस जेड नॉट के मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ऐसा चाहता है, स्टार्टिंग लेक्चर से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। और अभी अपन एकदम टॉप वाले पॉइंट पे, फिर इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा। अभी आपको आसान लगेगी चीज़ें, फिर लास्ट में फिर से डिफिकल्टी लेवल फिर ऊपर जाता है कुछ देर के लिए, है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे दोबारा जाएगा ये डी मोइवर्स के बाद जाता है। अपने को नहीं पता कि डी मोइवर क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, वो वाला पार्ट आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। इसके बाद पूरा लोकस है, ये पूरा अपने लिए डाउन हिल है, बहुत ईजी है, अपने को आराम से समझ में आएगा। ठीक है, एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट अपने को आगे शायद ही कुछ मिलेगा। देखिए आपको ये पता है कि z बार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर, मैंने z बार बोल दिया, सॉरी, मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, z बार के बराबर, है ना। मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का कॉन्जुगेट। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का कॉन्जुगेट। यहां तक कोई तकलीफ? कॉन्जुगेट को ब्रेक कर दो, ब्रेक द बार। ब्रेक द बार करोगे तो z बार माइनस जेड नॉट बार, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू जेड बार आ जाएगा z बार माइनस z इंटू जेड नॉट बार, तो z इंटू जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस माइनस प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हाँ सब बोलो, फिर से बोलो ना एक बार, पता नहीं कोई कुछ कह रहा था। देखो अब हो गया, अपना प्रूव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। सब प्रूव करके क्या फ़ायदा हुआ, ये लिख के क्या फ़ायदा हुआ, याद कैसे होगा, ये सब चीज़ भूल गए तो क्या होगा, बहुत सारे सवाल है आपके दिमाग में, सब देखेंगे। सबसे पहले तो ये z बार को मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली आई विल राइट इट एज मॉड z स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, z इंटू जेड नॉट बार, तो इसको अपन एज इट इज लिखते हैं z इंटू जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस, अब बताइए z नॉट इंटू जेड नॉट बार क्या हो जाएगा, मॉड z नॉट स्क्वायर। ठीक है, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि सर पता नहीं क्या चल रहा है, थोड़ा सा फील होगा आपको, डोंट वरी। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनली वी विल गेट मॉड z का होल स्क्वायर। ये जो माइनस जेड नॉट, काम करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो माइनस जेड नॉट है इसको मैं a बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना है, तो इसको मैंने a बोल दिया। a इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको मैंने a बोल दिया। तो अब बताइए मुझे, ये वाली टर्म पहले लिख दूँ, मैं इसको पहले लिख देता हूँ ना, क्या आ जाएगा, माइनस जेड नॉट, ये सर्कल्ड वाला जो है वो a है, तो इसको मैंने a बोल दिया, और यहाँ पे z बार। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस जेड
इंटू जेड नॉट का बार। अभी जेड नॉट के बार को अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों तरफ बार ले लोगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, तो इरेजर भी नहीं आता है एक बार में आजकल। दोनों तरफ बार ले लो तो माइनस जेड नॉट का बार ये हो जाएगा ए के बार के बराबर, माइनस को उस तरफ भेज दो, जेड नॉट बार हो जाएगा माइनस ए बार के बराबर। तो जेड नॉट बार को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बार। ठीक है, तो ये जेड नॉट बार को मैं लिख सकता हूँ माइनस ए बार, इसको मैं मिटा के माइनस ए बार लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस ए बार आ जाएगा। डरो, अब ये इक्वल टू वाले को मैं इस तरफ बुला लेता हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एक कांस्टेंट होता है, एक नंबर होता है, और ये रेडियस स्क्वायर ये भी एक नंबर ही है, तो ये नंबर माइनस नंबर विल बी ए रियल नंबर। तो मैं इस पूरे रियल नंबर को बी बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है जो कि फाइनली इट इज द इक्वेशन दैट वी रिक्वायर्ड। देखो ना, एकदम वैसे ही दिख रहा है। तो ये सर्कल होता है। चलो सर, थोड़ा थोड़ा आपने जो बोला वो समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया। लिखो यहाँ तो, अरे कौन है जो अनम्यूट कर दिया भाई अपने आप को? अच्छा, तो देखो पहले सेंटर क्या हुआ करता था, पहले सेंटर हुआ करता था अपना जेड नॉट, दिख रहा है ना, पहले ये जेड नॉट सेंटर होता था और रेडियस आर होता था। तो अब आपको नया सेंटर निकालना है, माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू ए बोला है मैंने, तो इसका मतलब जो सेंटर है जेड नॉट, वो पहले जेड नॉट होता था, अब वो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है सर, इसकी जरूरत क्या पड़ रही है मार्केट में? अरे क्या हुआ था कि क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, आपको ये वाला क्वेश्चन दे देगा कि जेड जेड बार, ये जेड जेड बार ही लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर ए इनटू किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, यहाँ पे आ जाएगा फिर वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ए का कॉन्जुगेट प्लस सम कांस्टेंट। अगर आपको ये इक्वेशन दिखाई देती है तो आपको तुरंत पकड़ना है कि दिस इज अ सर्कल। कैसे दिखेगा आपको? ऐसा, जेड जेड बार माइनस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकता है आपको, हो सकता है आपको सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे आयोटा इंटू जेड बार प्लस आयोटा इंटू जेड बार, और प्लस अब आयोटा का कॉन्जुगेट दे दे। आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस आयोटा, है ना, और ये ए बार इंटू जेड लिखा हुआ है ना, तो आयोटा का कॉन्जुगेट दे दिया इस बार, और ए इंटू जेड, हाँ ठीक है ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिख दिया 2। अब आपको अगर फ्यूचर में ऐसी कुछ इक्वेशन दिखाई देती जेई के पेपर में, तो ऐसा नहीं कि आप सोचते रह जाओ कि पता नहीं यार ये क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि सर ने कुछ तो बताया था ऐसा सर्कल होता है, दिस इज अ सर्कल। फिर आपको पता हो जाना चाहिए कि अच्छा इस सर्कल में कुछ नहीं होता है, जेड जेड बार होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ए जेड जिनका ऑल्टरनेटली कॉन्जुगेट आता है। दिख रहा है आपको? ए जेड में एक बार जेड पे कॉन्जुगेट, एक बार ए पे कॉन्जुगेट, और लास्ट में कोई नंबर लिखा हुआ बी। ठीक है, अच्छा बी क्या होता है? बी इज नथिंग बट ये जेड स्क्वायर मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो रेडियस अपन बोल सकते हैं, ये तो रेडियस था ना, वी कैन से कि रेडियस क्या हो जाएगा, मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, तो आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड जेड नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं? जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार माइनस बी। व्हाट इज जेड नॉट? माइनस ए इंटू माइनस ए का बार, माइनस ए का बार, माइनस ए इंटू माइनस ए का बार माइनस बी, आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बार माइनस बी, ये आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। तो रेडियस का वैल्यू ऐसा आ जाएगा आपके पास। अगर आपको ये याद रहता है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। तो होता है ना, हर चैप्टर में कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो आपको याद रखना पड़ता है, दिस इज वन ऑफ दोज पोर्शन जो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको प्लीज़ आप एकदम मेमोराइज कर ले, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लेंगे अपन इसको, बीच में मैं आपके क्विज कराते जाऊंगा पुराने चैप्टर्स के, तो उससे आपको याद हो जाएगा। सेंटर होता है माइनस ए एंड रेडियस होता है ये। ठीक है, लिखो यहाँ तक। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बार बार याद दिलाते जाता हूँ बिकॉज
इसका बहुत यूज है। इलिप्स में दो फोकस है हमारे पास, F1 F2। ऐसी पुरानी बातें याद कर रहे हैं। एक टेंजेंट है, मैंने अगर फोकस 1 से परपेंडिकुलर डाला टेंजेंट पे ना, फोकस 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फोकस 2 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, बराबर। मान लो कि परपेंडिकुलर 1 और परपेंडिकुलर 2 दोनों का लेंथ है 4 और 9। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, हर किसी को, मैं देखता हूँ कौन सॉल्व करके बताएगा। और दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है, मैंने आपका नाम लिख लिया, हाँ, अपना लेक्चर अब्रप्टली ब्रेक हो गया था, फिर से मैं बताता हूँ। मान लो कि ये अपने पास एलिप्स है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करे अपन ने, परपेंडिकुलर का लेंथ है 9 और 4 और 9। F1 F2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखा है, ठीक है। F1 F2 के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, मान लो कुछ 8 दे रखा है। तो आप इसका एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो क्या एलिप्स का? हाँ बताओ कैसे निकालोगे? सर, F1 इंटू F2 वो हो जाएगा b² और फिर 2AE करके फिर वो आ जाएगा, फिर एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूला में b का वैल्यू दो डाल फोकस के ये बीच में याद है। डिस्टेंस 2AE होता है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे पता चल जाएगा A इंटू E 4 के बराबर है, और दोनों परपेंडिकुलर फोकस से परपेंडिकुलर डालते तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो b² के बराबर होता है, सही बात है। तो b का वैल्यू 6 आ जाएगा, AE का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता, b² इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना डायरेक्टली आप। एलिप्स में क्या होता है, 1 माइनस b² बाई a², छोटा स्क्वायर बाय बड़ा स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है e। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट कर दो वैल्यू, b का भी पुट कर दो, a का वैल्यू पता नहीं है अपने को, लेकिन e के टर्म्स में पता है ना, तो डाल दो a का वैल्यू कुछ 4/e, यहाँ पे 4/e डाल दो, आ जाता है अपने आंसर में, बिल्कुल आता है, 2/√13 आया, ठीक है, सही है। वैसे तो मेरा बस कंसर्न था कि आपको प्रोसेस याद रहे। अब ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो उठ के आ जाती है एग्जाम में, और आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो गजब का, मतलब ब्रेन अपना ऐसा बेवकूफ़ होता है ना, सब भूल जाता है, बस फालतू चीज़ें याद रहती है ब्रेन को, ये सब भूल जाएगा वो, सच बता रहा हूँ मैं। चलिए, तो आपने ये सब देखे, मैंने आपको ये जो बताया आपके सामने, ये इक्वेशन, ये नई इक्वेशन है, इसको याद रखने के लिए हमें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। क्या एफर्ट डालना पड़ेगा, आप देखिए, सबसे पहले क्या है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट, फिर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है a, अब वो az का कॉन्जुगेट ऑल्टरनेट चलते आ रहा है, पता नहीं यार ये नीचे क्यों जा रहा है आज। हाँ देखो यार, az का कॉन्जुगेट जो है ना ऊपर नीचे दे रखा है, मतलब पहले a z बार फिर a बार z और एक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। कल को मैं आपको अगर क्वेश्चन दे दूं z बार, वही मैंने आपको बताया था ना यार अभी, आयोटा z बार माइनस आयोटा z प्लस 2, तो आप समझ जाओगे कि सर्कल है भाई, और इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, z बार के साथ जो भी होता है वो a होता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा आयोटा, और सेंटर होता है माइनस a, तो सेंटर हो जाएगा माइनस a, दैट इज माइनस आयोटा, इज दैट ओके। और रेडियस आप निकाल सकते हो, a बार माइनस b, है ना, a भी पता है, a बार भी पता है, इंटू b। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ पे अगर मैंने यही पूछ लिया कि इसका आप कुछ भी ज्योमेट्रिकल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कर तो सकते हो कम से कम, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। सो कांस्टेंट रिवीजन, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली लोकस समझा ही देता हूँ सारे, अपन स्पीड से पढ़ेंगे ना, अभी अपन ने बहुत धीरे पढ़ लिया। देखिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अपने को देखना है ना। देखिए, कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखते थे अपन 2D ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे लिखते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, हमारे पास अगर ये एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है अपने को इक्वेशन, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसका, मान लो ये दोनों पॉइंट जो है वो ए बी है ना। मैं आपको रफ में क्यों बता रहा हूँ, मैं फेयर में ही बता देता हूँ डायरेक्टली। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता था, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता था, मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, ठीक है।
आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि इसको परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज बेसिकली लोकस ऑफ सच ए पॉइंट जिसका एक ऐसा पॉइंट जिसका इस पॉइंट ए से भी डिस्टेंस और बी से भी डिस्टेंस बराबर आता है। तो पॉइंट ए से डिस्टेंस और पॉइंट बी से डिस्टेंस क्या आता है, इक्वल आता है। ऐसे पॉइंट का लोकस आपको निकालना है। ये तो अपन ने 2D ज्योमेट्री में पढ़ा था, आज भी अपन कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, पहला पॉइंट है Z1 और दूसरा पॉइंट है Z2। देखो हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। कल को अगर मैं Z2 का वैल्यू आपको देता हूँ 3+2 आयोटा, तो इसका मतलब ये 3,2 पॉइंट है। समझो आप इस बात को, है ना। तो आपको दिमाग में ये चीज धीरे धीरे आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करानी कि हाँ भाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट। ठीक है, नाउ एक पॉइंट P ले लेते हैं अपन जिसका इस फिक्स्ड पॉइंट Z1 से डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट Z2 से डिस्टेंस इक्वल आता है। और ये P पॉइंट जो है वो वेरिएबल पॉइंट है। क्या है ये, वेरिएबल पॉइंट है। आपको एक चीज बताऊं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी वेरिएबल पॉइंट आएगा ना उसको अपन Z मानेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेरिएबल पॉइंट को आप क्या मानते थे, H, K? नहीं, या फिर X, Y भी मान लेते थे कभी कभी। तो ये वही तो है, ये वही X, Y ही तो है भाई। Z को क्या मान रहा हूं मैं, X प्लस आयोटा Y मान लेता हूं, मतलब X, Y। तो मतलब एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने Z ले लिया। अब वो स्पेस में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका A से डिस्टेंस, ठीक है, A से डिस्टेंस और उसका B से डिस्टेंस दोनों से बराबर है। ठीक है, लिखो यहां तक। तो पॉइंट P इज मूविंग इन स्पेस सच दैट उसका डिस्टेंस A से और B से बराबर आए। तो अगर ये डिस्टेंस बराबर आ गया तो आप लोग क्या बोलोगे कि पॉइंट P का लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप में से हर बच्चा बता सकता है। देखो मैंने पहले बता दिया ना, तो उसमें आपका नुकसान है। मैं आपको फिर ग्रो नहीं करवा रहा हूँ, आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर रहा हूँ। आप इस पर्टिकुलर चीज की इक्वेशन खुद से बता सकते हो, ट्रस्ट मी। बताइए क्या इक्वेशन आएगी, सोचो सोचो सोचो। लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves in such a way, पहले तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ, in such a way that its distance from two fixed points। क्या करना है आपको, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल लिखना, इक्वेशन आ जाएगी भाई मेरे। फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब आपको PA और PB ये दोनों डिस्टेंस को इक्वल करना है। कोई बताएगा मुझे PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस को इक्वल कैसे करेंगे। देखो सर वो Z माइनस Z1 का मॉड और Z माइनस सही बात है, Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस क्या होता है, उनका डिफरेंस का मॉड। यही मैंने आपको सिखाया है। तो Z माइनस Z1 का मॉड आ जाएगा और PB क्या आ जाएगा, Z माइनस Z2 का मॉड आ जाएगा। ठीक है, Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z माइनस Z2 का मॉड। बिलीव मी और नॉट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फ्यूचर में आपको कभी भी ऐसा दिखाई देता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, वेरिएबल है, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और दूसरे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो आपको तुरंत चमकना चाहिए कि दिस रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को रटने की जरूरत थी, मैंने आपको क्लियरली बताया कि उसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, दिस इज लॉजिकल। ये अपने को खुद चमकेगा एग्जाम के वक्त। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। इक्वेशन ऑफ line segment joining Z1 and Z2।
इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2, 2 पॉइंट Z1 एंड Z2। तो देखो ये भी आपको रटना नहीं है, खुद से अपन डिड्यूस करना सीखेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है इस तरीके से, दिस इज अ लाइन, और एक किनारा लाइन का है Z1 पॉइंट, मान लेते हैं इसको अपन A पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है Z1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है Z2। इज दैट ओके? अब एक वेरिएबल पॉइंट है, देखो ऑफ कोर्स अपने को एक वेरिएबल पॉइंट हमेशा इस लाइन सेगमेंट में डालना ही पड़ेगा, और ये वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा है। इस पॉइंट का लोकस क्या आएगा, इस पॉइंट का लोकस निकालना है अगर आपको, तो कैसे निकालेंगे? या तो एक तरीका ये हो सकता है कि बोल दो कि इसका A से डिस्टेंस जो भी होगा और B से डिस्टेंस जो भी होगा, दोनों डिस्टेंस का सम हमेशा AB के बराबर आएगा। मतलब पॉइंट भी कहीं पर भी हो, PA प्लस PB विल ऑलवेज बी इक्वल टू AB, अगर ये बीच में होता है तो वी कैन राइट इट इन, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। कोई मुझे बताएगा कि कैसे लिखेंगे PA प्लस PB इज इक्वल टू AB को कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा में कैसे लिखेंगे? Z माइनस Z1 का मॉड्यूलस प्लस का मॉड्यूलस इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का मॉड। PA का डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे? Z माइनस Z1 का मॉड। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सोचने को, क्योंकि फिर बच्चे रट लेते हैं। यार काम की चीज रटना हो तो फायदा है, आप रटो मत इसको। देखो क्या लिखा है, Z माइनस Z1 का मॉड, मतलब Z माइनस Z1 का मॉड डिस्टेंस, और ये Z और Z2 के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? दोनों का डिफरेंस का मॉड। ये अपन ने कल ही देखा था कि डिफरेंस का मॉड मतलब डिस्टेंस होता है, मैंने प्रूफ भी कराया था आपको। और AB का डिस्टेंस, तो पॉइंट A और पॉइंट B का डिफरेंस का मॉड, तो Z1 माइनस Z2 का मॉड लिख दो या Z2 माइनस Z1 लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस लिख दिया, डजंट मैटर बिकॉज डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपको कभी भी फ्यूचर में मिल जाती है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन। कभी भी इक्वेशन को डिड्यूस करना है ना, तो उसका ट्रिक सुनिए। देखो उसका ट्रिक ये होता है कि ये जो Z होता है ना, हमेशा हर इक्वेशन में आप Z को पकड़ो और देखो कि ये Z क्या कर रहा है। ये Z Z2 के साथ डिस्टेंस निकाल रहा है, यहाँ पर Z Z1 के साथ डिस्टेंस निकाल रहा है, और बीच में प्लस है, मतलब दोनों डिस्टेंसेस का एडिशन हो रहा है, और दोनों का एडिशन किसके बराबर आ रहा है? Z1 और Z2 के डिस्टेंस के बराबर। हम समझ गए कि ये लाइन की इक्वेशन है, लाइन सेगमेंट की इक्वेशन है। सेगमेंट मतलब लाइन का एक छोटा सा हिस्सा जो कि Z1 और Z2 पे खत्म हो रहा है। आ रही बात समझ में आपको? चलो, नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। देखिए भाई, द कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे मैं आपसे सारी इक्वेशन खुद से ही लिखवाऊंगा। जो बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगाएगा ना, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, और जहां याद करना है वहां पे मैं ही हाथ खड़े कर देता हूँ। मेरे को पता है भाई याद करना ही पड़ेगा, तो फिर मैं बोल देता हूँ कि रट लो भाई। बहुत रेयरली ऐसा होगा लेकिन, है ना। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू x प्लस iota y विद सैटिस्फाई द इक्वेशन Z minus 5 iota अपॉन Z plus 5 iota का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। लाई ऑन फर्स्ट। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको अपन। देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, दी एक्स एक्सिस the straight line y is equal to 5. A circle passing through the origin. Circle passing through the origin. D is none of these. ठीक है, करो। डी नहीं ए। ऑप्शन सबका यार, क्या बात है, जो दिमाग नहीं लगा रहे।
पाप पड़ेगा, सच बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, गिवन है अपने पास z माइनस 5 आयोटा अपॉन z प्लस 5 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, वी कैन ब्रेक द मॉडुलस। मॉडुलस को आप ब्रेक कर सकते हो आराम से, तो ऊपर और नीचे ब्रेक हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मॉडुलस ब्रेक हो जाता है, एडिशन में नहीं ब्रेक होता है, याद रखना। बार जो है वो कहीं पे भी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक द बार, यू कैन ब्रेक द बार एनीवेयर एनी टाइम, बट मॉडुलस जो है वो सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक होता है। ओके, दिस इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो z माइनस 5 आयोटा, दिस इज इक्वल टू z प्लस 5 आयोटा। ये तो घर की काम वाली बाई भी बता देगी कि इसका क्या मतलब है। मॉड मतलब डिस्टेंस और z मतलब वेरिएबल पॉइंट। मेरे टीचर हमेशा बोलते थे कि आप z को पकड़ो और उसके हिसाब से देखो, दोनों तरफ देखो, z का डिस्टेंस इधर से और z का डिस्टेंस 5 आयोटा से, माइनस 5 आयोटा से, ये लिखा हुआ है। तो 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा को आप पकड़ो, कहाँ मिलेगा? 5 आयोटा एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहां पर मिलता है, सही बात है। 0 प्लस 5 आयोटा मतलब 0,5, ठीक है। 5 आयोटा मतलब 0,5, 0,5 इक्विवेलेंट टू 5 आयोटा, एंड माइनस 5 आयोटा आपको 0,-5 यहाँ पर मिलेगा, माइनस 5 आयोटा। अब आपको बोला गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 5 और माइनस 5, अरे यार समझ में आ रहा है ना, बराबर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आता है, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्लियरली एक्स एक्सिस है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, एक्स एक्सिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट z जो है वो कहीं पे भी एक्स एक्सिस पर लाई कर सकता है, एनीवेयर, तो उसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही आएगा, कहीं पर भी हो हमेशा डिस्टेंस इक्वल आएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? चलिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज एक्स एक्सिस, अपन इसको ओरली कर सकते हैं। आ जाते भाई ओरल क्वेश्चन, आपको क्या लगता है जेई में ओरल क्वेश्चन नहीं आते? बिल्कुल आते, एडवांस में भी आते। मैंने अभी अभी कराया था आपको, कल जो होमवर्क में दिया था वो ओरल क्वेश्चन था। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों के लिए कल सोचा है कि आपका क्विज जो होगा ना, दैट विल बी अर्ली मॉर्निंग। आपका क्विज जो होगा वो 7 AM पे स्टार्ट होगा। आई डोंट केयर इफ यू आर ओके विद इट और नॉट, ठीक है, लेकिन जो क्विज नहीं देगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और मैं अर्ली मॉर्निंग इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोग टाइम पे सो जाओ, है ना, या टाइम पे उठ जाओ, वट एवर। तो धीरे धीरे करके मैं आपकी क्विज की जो क्वांटिटीज़ है वो बढ़ा दूंगा, है ना। हो सकता है कि आपके फिर हफ्ते में 2-2 3-3 क्विज होने लगेंगे, तो वो 4-4 5-5, भले ही 10 क्वेश्चन का क्विज हो या 5 क्वेश्चन का क्विज हो, आप उठो क्विज दो और फिर आपका डे चालू होगा, ठीक है। तो मेरा अभी टारगेट है कि कल आपका अर्ली मॉर्निंग क्विज रहेगा, है ना। तो अगर आपको अर्ली मॉर्निंग क्विज देना है, देना तो है ही, सबको देना है। और जो बच्चे 10 बजे उठ रहे, वैसे भी आप लोग तो बहुत बड़े ट्रबल में हो ही ना, क्योंकि एज अ स्टूडेंट यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप बहुत देर से उठो। बताता हूँ, चैप्टर बताता हूँ, चिंता मत करो। आज मैंने क्विज बनाया लेकिन उसको असाइन नहीं करा है, क्योंकि मैं आज लेने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म नहीं किया है। कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि कौन सा टॉपिक आएगा, बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो। implies that in the complex plane A, z lies on the imaginary axis, B, z lies on the real axis, z lies on the unit circle, and D, z lies on the line
y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, मैं आपको क्विज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरे को पता है 7 AM बड़ा स्ट्रेंज और अब्रप्ट टाइम है, खराब टाइम है, लेकिन ना लेट्स डू इट, करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले तो ये भी चाहूँगा कि आप लोग टाइम पे उठें, और ये एक दिन की बात नहीं है ना, मैं आपका क्विज एक दिन ले लूँगा, एक दिन उठ जाओगे, क्या फ़ायदा है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोग टाइम पे उठें, तो आपका क्विज मैं डेली तो रख नहीं सकता हूँ, बट एक दिन अभी अपन रख के देखते हैं। सुबह सुबह आपके टॉपिक्स रहेंगे मैट्राइसेस, है ना, अलॉन्ग विथ डिटर्मिनेंट्स का क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल अपन ले चुके हैं क्विज, तो फिर भी इसके क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी रहेंगे ना, 10 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। सो हाफ एन आवर इनफ है। तो ये मैंने बताया आपको, भी आंसर आ रहा है प्रणव का। अच्छा, लास्ट टू लास्ट क्विज में मैंने आपको बोला था कि टॉप 5 स्टूडेंट्स को मैं कुछ सेंड करने वाला था, तो आप लोग मुझे पर्सनली डीएम करके आपका एड्रेस भेज देना। ठीक है, अब टॉप 5 कौन आया था आप सबको पता होगा, मैंने इन्फॉर्म किया था आप लोगों को, है ना। अगला जो प्राइज्ड क्विज होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करके ही बताऊंगा, दिस इज नॉट द वन। ठीक है, मैं क्रैमर्स में रखने वाला था बट मैं बोलना ही भूल गया, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर बी है क्या इसका आंसर? मेरे को भी लग रहा है, मेरे पास आंसर नहीं है यार, है ना, मैं देखता हूँ, करके सॉल्व ही करना पड़ेगा मेरे को। तो हमको दिया है z और उसके बाद दिया हुआ है ओमेगा, फिर ओमेगा का मॉडुलस 1, यूनी मॉडुलर क्वेश्चन में आपको क्या z बार कर देना चाहिए पहली बात तो, या फिर हमेशा z बार करने की जरूरत नहीं है। अगर ओमेगा का मॉडुलस 1 दिया है तो ओमेगा बार इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी एक सिंपल सा तरीका है, दैट विल बी आ रहा है, कंफ्यूज हो गए, चलो मैं कर रहा हूँ ना यार, आप चिंता क्यों कर रहे हो। 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, ये ओमेगा है, दिस इज ओमेगा, और ओमेगा का बार ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 के बराबर दिया है, बार बोल दिया मैंने गलती से, मैं कहना चाह रहा था मॉडुलस, आप भावनाओं को समझ जाना। तो ओमेगा का मॉडुलस हमें गिवन है। ओके, नाउ ब्रेक द मॉड, तो 1 माइनस आयोटा z, दिस इज इक्वल टू z माइनस आयोटा। क्या करें अब अपन, बताइए। और ये तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आयोटा z करके कुछ दिख रहा है मुझे, यहाँ पे z माइनस आयोटा दिख रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, ऊपर एक आयोटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी एक आयोटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या फायदा होगा उससे, नहीं दिख रहा फायदा। 1 माइनस आयोटा z, ठीक है, ऊपर अगर मैंने आयोटा मल्टीप्लाई करा और नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, जो ऊपर करेंगे वो नीचे करेंगे। तो देखो क्या आएगा यहाँ से, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर z, तो आयोटा प्लस z आ जाएगा, और इधर z माइनस आयोटा है, इस तरफ z प्लस आयोटा आ जाएगा, काफी सुंदर है ना। व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा z, ये ऊपर आयोटा और नीचे आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मिनट शांति रखो, अब मैं बता ही दूंगा आंसर आपको। मेरे को लग रहा है कि आयोटा आयोटा मतलब 1 माइनस 1, वाई एक्सिस आना चाहिए, नहीं वाई एक्सिस आना चाहिए, मेरे को ऐसा दूर से फील हो रहा है। देखते हैं, आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1 आयोटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा जो कि -1 हो जाएगा, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा z, उसका मॉड, तो मैं इसको आयोटा प्लस z बोल सकता हूँ, और इसको z माइनस आयोटा, और यहाँ पे जो मॉड लिखा हुआ है नीचे, इसको मॉड आई बोल सकता हूँ। आई का मॉड क्या हो जाएगा, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं ना अपनी क्लास में जो आई का मॉड नहीं बता पाएंगे।
आई क्या है यार, 0,1 समझो यार, आयोटा क्या है, 0 प्लस आयोटा 0,1। 0,1 का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, 1 होता है, तो मॉड मतलब डिस्टेंस होता है। तो दिस कैन बी रिटन एज z प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आयोटा। ठीक है, अब अपने को पता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 1, आयोटा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, माइनस आयोटा यहाँ पे आएगा, माइनस आयोटा और आयोटा, इन दोनों से डिस्टेंस किसका बराबर आएगा, अरे यार 0,1 1,0 एक्स एक्सिस आ रहा है ना, रियल एक्सिस बी आएगा, मैंने वाई एक्सिस बोल दिया था गलती से। ठीक है, हालांकि मैंने सॉल्व नहीं करा था, बट एक ऐसा लाइन जो कि इन दोनों के जॉइनिंग वाली लाइन को बाइसेक्ट करे, यही तो होता है यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसका आयोटा से भी डिस्टेंस और माइनस आयोटा से भी डिस्टेंस बराबर हो। मैंने उल्टा बोल दिया, माइनस आयोटा से डिस्टेंस और आयोटा से डिस्टेंस बराबर हो, तो डेफिनेटली यार उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रियल एक्सिस होगा। अगेन एक्स एक्सिस विल बी योर आंसर या रियल एक्सिस। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अगला टॉपिक देखते हैं, जियोमेट्रिकल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। कितने लोगों को लगता है कि 7 AM पे क्विज रखना इज नॉट अ गुड आइडिया? आप मेरे को बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि सर थोड़ा लेट रख दो। जियोमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, रेज हैंड करके बोलना कि जिनको लेट चाहिए। यार आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग क्या आएगी, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं अपन लोकस प्रॉब्लम्स। सब खुश एकदम मॉर्निंग क्विज से, क्या बात कर रहे हो सर? थोड़ा सा देर से रखो सर, नहीं तो फिर ऐसे नींद नहीं खुली ना तो मिस हो मेरा जाएगी। टारगेट भी तो वही है। ठीक है, देखते हैं 7:30 कर देंगे, 8 बजे कर देंगे मेरे ख्याल से, 7 बजे। ठीक है, कोई दिक्कत। अरे हम लोगों का रोज क्विज होता था, आपको मैं क्या बताऊं यार। 8 कर 8 देंगे, करो ना। कोई दिक्कत। हाँ सर, थोड़ा चलो आदत अभी पड़ने 8 तो। करते हैं स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे अपन क्या करते हैं ना, डिस्काउंट देने वाली बात होती है जियो जैसे, स्टार्टिंग में फ्री कर देते हैं, फिर बाद में एकदम सुबह सुबह 6 बजे बुला लूंगा आपको। लिखिए यहाँ तक, हमारा तो यार रोज होता था, मैं आपको सच बताऊँ, सबसे पहली क्लास मैथ्स की होती थी, एंड क्लास में घुसते थे, बड़ा सा प्रोजेक्टर होता था, उसमें एक पेपर चिपका होता था हमेशा, और सर आते थे, सर हमेशा 10 मिनट 15 मिनट लेट ही आते थे, शायद मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, पता नहीं क्या है, बट वो हमेशा लेट आते थे। नॉट जो भी था, तो कभी कभार लेट आ जाते थे, तो क्विज हम लोग सॉल्व करते थे, समय मिल जाता था। अब जब समय मिल जाता था तो फिर उसके बाद उसमें एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस होते थे, और बड़ा अच्छा क्विज होता था, रोज डेली क्विज होता था, डेली। लेकिन वो ऐसा ऑनलाइन नहीं होता था आपके समय जैसा। काफी अच्छे, बहुत पुराने पुराने, मतलब इंटीग्रेशन चल रहा है इधर और क्विज चल रहा है सीक्वेंस सीरीज का, एकदम पुराने पुराने चैप्टर्स का, तो बहुत टच में रहते थे वो। उनका तरीका अच्छा था कि आपको चैप्टर्स जो है भूलना नहीं है। तो मैं भी कुछ ऐसे ही चाहता हूँ, लेकिन हम अभी डेली नहीं कर पाएंगे, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा। 8 बजे करते, ठीक है, कल आपका क्विज 8 बजे रहेगा, 8 AM। आई थिंक दैट इज फाइन। सर हमारा वैसे भी ऑफलाइन जल्दी शुरू हो जाएगा ना सर, 1 महीने में इंशाल्लाह आई बिल्कुल गेस। हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता होगा। हो सकता है, लेकिन क्या होता है ना, दिस इज एन इल्यूजन है, हमको लगता है कि केसेस कम हो रहे, बट अपने को पता ही नहीं कि जैसे ही अपने को लगेगा कि सब सही है, वो केस बढ़ जाएंगे, और हर वेव पिछली वेव से खतरनाक आ रहा है। सर पीएमसी वो में तो तो पिछले बार ओपन भी हो हुआ गया। था यार, फरवरी में, याद हो तो हुआ, तो तब भी था ओपन, क्लोज भी हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है, तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। आ जाओ भाई। लेकिन ओपन एक बूस्ट मिल जाता हाँ है। देखते हैं, अगर बूस्ट चाहिए होगा तो 1 महीने का मिनी बूस्ट तो अपने को मिल ही जाएगा। ठीक है, मेरा तो घर खाली पड़ा हुआ है भाई, एकदम कोचिंग के सामने, धूल पड़ गई होगी सारे सामान में। क्लास छुट्टी, क्लास खुलते ही कोरोना भी लाइक वी डोंट डू दैट। ऐसे ही होता है, और क्या, कोविड तो तुरंत चालू हो जाएगा, क्या करें यार, समय थोड़ा खराब है।
चलिए, इक्वेशन ऑफ रे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई, कहाँ पे वो क्लोज आता है, प्लस पाई पे। ठीक है, क्या लिख दिया सर? अरे बता रहा हूँ, लिखो तो सही यार, तुरंत रोने लग जाते हो। ये एक रे की इक्वेशन होती है। ठीक है, कैसे हुआ ये रे, समझते? अच्छा, नीचे तक जा चुके हैं। देखो अभी समझो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा अल्फा है। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आप बना सकते हो जिनका आर्ग्यूमेंट हमेशा 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 अल्फा है? ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जिनका आर्ग्यूमेंट हमेशा अल्फा है? सोच के देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया ये वाला, ऐसा, और यह सोचो मैंने एक रे बनाई। समझ में आ रहा है आपको? इस रे में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना z, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर z होंगे, सबका आर्ग्यूमेंट अल्फा आएगा। करके देख लो आप एंगल, सबका अल्फा आएगा, सबका। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बोलता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट हमेशा अल्फा आए, वो इस रेड वाली रे में लाया करेगा। ऐसे आप सोच लो आराम से, सबसे सिंपल तरीका सोचने का। थोड़ा सा इसको अपन और ट्रिकी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ट्रिकी? आप ऐसे सोचो कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपके पास अल्फा 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 आना चाहिए। लेकिन ना कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पीछे भी तो ले लेंगे तो भी तो अल्फा आएगा। वो गलत हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाली इस रे को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दिया ओरिजिन के पीछे, नहीं सुन रहे हो, सुनो, इस रे को ओरिजिन के पीछे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करा, मतलब इस लाइन में कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी डॉट ले लो, दैट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो बिंदु ऊपर है तो आर्ग्यूमेंट तो अल्फा होगा, डेफिनेटली अल्फा होगा। लेकिन अगर वो बिंदु नीचे है तो अब आपका आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा। अब आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमको क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट इसमें अवॉइड करना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स अ रे, नॉट अ लाइन। ये एक रे को रिप्रेजेंट करता है जो कहां से ओरिजिन हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है ओरिजिन से। ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा represents an equation of ray, represents an equation of ray generating from origin। ऐसा लिख लो, generating from origin। तो ओरिजिन से निकलने वाली रे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इज दैट ओके? यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चे मेरे से डाउट ये पूछते हैं, 2 साल पहले किसी ने डाउट पूछा था, ठीक है, मेरे को याद है अभी तक, कि tan इनवर्स ऑफ y बाय x यही तो होता है सर? क्या ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मॉड लेने की भी जरूरत नहीं। अब दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो आप y बाय x इज इक्वल टू tan अल्फा लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू x आ जाएगा। tan अल्फा मतलब स्लोप होता है, y इज इक्वल टू mx आ जाएगा। सर ये तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करो तो ये तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है ओरिजिन से, स्ट्रेट लाइन आ जाती है ओरिजिन से पास होने वाली, तो स्ट्रेट लाइन तो पीछे भी होती है। तो ये आपको है ना धोखा देगा। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करोगे तो आप थोड़े से धोखे में रह जाओगे, बिकॉज क्योंकि अपने को पता है ना यार, पीछे ले लोगे तो उसका आर्ग्यूमेंट फिर पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। इसलिए अपन पीछे वाला हिस्सा रिजेक्ट करते हैं। हम बोलेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट अल्फा आ रहा है तो वो इस लाइन पे एकदम लाइन से सारे जितने भी नंबर हो सकते हैं वो सबके सब रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पीछे वाले नहीं, पीछे वाले का आर्ग्यूमेंट फिर क्या हो जाता है, अल्फा माइनस पाई। तो ये तरीके से आप ना करें, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ना सोचो। ठीक है, इसमें आपको लाइन मिलेगी, आपको हमेशा धोखा लगेगा कि सर y इज इक्वल टू mx तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो वो धोखे से आप बच के रहे। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे कि है ना, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को मैं z माइनस 0 बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो आप अब क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना, आने वाले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। मैं अब ये बोलूंगा कि ये रे को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी रे जो कि देखो इधर क्या लिखा, ओरिजिन से रिप्रेजेंट, ओरिजिन से जनरेट हो रही है। z माइनस 0 मतलब ओरिजिन से जनरेट हो रही है।
ठीक है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वैलिड है। नहीं, कोई भी क्वाड्रेंट में। अब ये अल्फा का वैल्यू अगर 150 डिग्री हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट का रे है, माइनस 150 डिग्री हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट का रे है। आ रही बात समझ में? तो वो तो अल्फा पे डिपेंड करता है, बट एक बार में एक ही क्वाड्रेंट होगा। अगर माइनस 150 हुआ ना तो रे आपका उल्टा हो जाएगा, जनरेटिंग फ्रॉम ओरिजिन और उल्टा जा रहा होगा ऐसा। सिर्फ ये ब्लू वाली लाइन, पीछे वाला रेड इग्नोर करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ना, मेरा तरीका क्या होता है, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि आप क्या करो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख दो z-0। तो आप क्या सोचोगे कि एक रे है जो कि जीरो से ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम जीरो। तो इससे ना अगला वाला तुरंत समझ में आ जाता है अपने को। अगला वाला क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-z0 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z0, ऐसा मान लो। ठीक है, ये एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि z0 से ओरिजिनेट हो रही है और उस रे का आर्ग्यूमेंट अल्फा आ रहा है। तो अपन है ना ऐसा सोचेंगे दैट वी हैव, अरे यार ये अटक गया क्या, ठीक है, मान लो z0 कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहां पर है, तो z0 से कितनी रेज ओरिजिनेट हो सकती है बच्चों, इनफाइनाइट। 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट रेज में बना सकता हूं। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास एक पर्टिकुलरली कोई भी रे ले लेता हूं, इन इनफाइनाइट में से कोई भी एक रे बना देता हूं मैं, जो कि z0 से ओरिजिनेट हो रही है। तो मान लो ये वाली रे मैंने ले लिया जो कि z0 से ओरिजिनेट हो रही है। तो इस रे पर आप अगर कोई भी पॉइंट ले लोगे ना, कोई भी पॉइंट ले लोगे z, कोई भी पॉइंट z ले लोगे, तो z माइनस z0 जो वेक्टर बनेगा। अच्छा, इतना तो अपने को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं, तो हमको ये भी पता है कि वेक्टर कैसे लिखते हैं, पॉइंट माइनस पॉइंट, ऐसे लिखा है, सिखाया ना आपको फिजिक्स में। दो कोऑर्डिनेट पता है तो पॉइंट माइनस पॉइंट। सो बेसिकली दिस इज अ वेक्टर, और इस वेक्टर का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल, ये अल्फा रहेगा हमेशा। एक वर्चुअल एक्स एक्सिस बना देता हूं मैं डॉटेड फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो हमेशा अल्फा बनेगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z0 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस ऑलवेज। ठीक है, तो रिजॉइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजॉइन चलो मत करो यार, हटाओ। आपका होमवर्क जो है दैट इज DPP नंबर 4। ओके, दैट इज योर होमवर्क। इसको मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और यार ये 40-40 2 बार हो जाता है ना, ऐसे अपना 5-6 मिनट वेस्ट जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ ही देता हूँ। DPP 4 आपका होमवर्क है, पूरा करके आइए। और इसका मतलब समझ गए अपन, z0 से ओरिजिनेट होने वाली रे। ठीक है, चलो फिर बाय एवरीवन, थैंक यू। टॉपिक क्विज का बताया ना, मैट्राइसिस और क्रैमर, कल 8 बजे शार्प। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेंगे बेटे, लेंगे, है ना। सब्सक्रिप्शन इतना भी सस्ता नहीं है, लाखों का सब्सक्रिप्शन है वो, एकदम सस्ता वाला भी नहीं ले सकते, उसमें भी कुछ खास फायदे नहीं है। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।